सार्वदेशिक, वेदांत तथा दर्शन शास्त्र की योग्यता प्रतियोगिता में जिस समय सर्वप्रथम आकर ईश्वर चंद्र ने सैकड़ों रुपये के नकद पारितोषिक प्राप्त किए और गद्य तथा पद्य रचना में सर्वश्रेष्ठता प्रमाणित की, उस समय ये भारत के महान विद्वान स्वीकार कर लिए गए और उस स्वीकृति के प्रकाशनार्थ उस समय के श्रेष्ठतम विद्वानों ने एक सभा करके ईश्वर चंद्र का अभिनंदन किया और सर्वसम्मति से इन्हें विद्यासागर की उपाधि दी और तब से वे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस समय इनकी आयु 19-20 साल से अधिक न थी। संस्कृत कॉलेज की समग्र शिक्षा आत्मसात कर लेने के बाद विद्यासागर ने विद्या प्रसार करने का निश्चय किया। उनका विश्वास था कि जब तक देश में शिक्षा का समुचित प्रसार न होगा, जनता के हृदय में ज्ञान की ज्योति नहीं जलेगी, तब तक समाज का समुचित सुधार न होगा और वह विविध रूढ़ियों में ग्रस्त निकृष्ट जीवन जीता रहेगा। अपने इस सद उद्देश्य का सूत्रपात करने के लिए अपने गांव वीर सिंह में गए, तब तक इधर उसी फोर्ट विलियम कॉलेज में प्रधान पंडित का पद रिक्त हो गया। कॉलेज के प्रिंसिपल श्री मार्शल साहब बड़े योग्य और मनुष्यों के पारखी व्यक्ति थे। वे जिस समय संस्कृत कॉलेज में प्रिंसिपल थे, उसी समय से ईश्वर चंद्र विद्यासागर के गुणों को जानते थे और समझते थे कि विद्यासागर शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयुक्त व्यक्ति सिद्ध होंगे। अतः उन्होंने स्थान रिक्त होते ही उनको गांव से बुलावा भेजा और प्रधान पंडित का पद ग्रहण कर लेने के लिए विशेष तौर पर अनुरोध किया। विद्यासागर ने अनिच्छा प्रकट करते हुए कहा कि मैं नौकरी करके उपार्जित विद्या का उपयोग सीमित नहीं करना चाहता हूँ। मैं स्वतंत्र रहकर समाज में शिक्षा प्रसार की सेवा करना चाहता हूँ। देश में अविद्या का अंधकार बुरी तरह फैला हुआ है, उसको दूर करने में यथासंभव प्रयत्न करना मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य है। केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी योग्यता का उपयोग करना बहुत बड़ा स्वार्थ है। इसी स्वार्थ के वशीभूत होकर देश के शिक्षित लोग समाज का विचार छोड़कर सरकारी सेवाओं में जाकर स्थगित हो जाते हैं, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि जब तक समाज में शिक्षा का प्रकाश नहीं फैल जाता, तब तक वे अपना समय शिक्षा प्रसार के पुण्य कार्य में लगाएं। शिक्षित व्यक्ति ही तो समाज में शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं। मैं अपनी सेवाएं समाज को देकर एक उदाहरण उपस्थित करूंगा, जिससे कि दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले और वे समाज से अविद्या का अंधकार दूर करने में जनता की सहायता करें। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सुंदर विचार सुनकर श्री मार्शल साहब बहुत प्रभावित हुए और उनकी दृष्टि में विद्यासागर का आदर और बढ़ गया। उन्होंने उनके विचारों की सराहना करते हुए कहा, जहां तक समाज में विद्या प्रसार का प्रश्न है, स्कूलों तथा कॉलेजों के माध्यम से वही तो होता है। यदि शिक्षा के इन माध्यमों में कोई कमी या संशोधन की आवश्यकता दिखलाई देती हो, तो उसमें रहकर उनका सुधार किया जा सकता है। बाहर रहकर स्वतंत्र रूप से शिक्षा का प्रसार करना आप जितना आवश्यक समझते हैं, उतना ही आवश्यक है शिक्षा संस्थाओं को अच्छे तथा सुयोग्य शिक्षक मिलना। जिस समाज की संस्थाएं सुयोग्य शिक्षकों से वंचित रहती हैं, वहां शिक्षा का कार्य होते दिखलाई देने पर भी वास्तविक शिक्षा का प्रसार नहीं हो पाता। बाहर रहकर तो आप अकेले ही शिक्षा का प्रसार करेंगे, किंतु कॉलेज में अपनी योग्यता के आधार पर ऐसे बहुत से व्यक्ति निर्माण कर सकते हैं जो समाज में आपके सदुद्देश्य को आगे बढ़ा सकें। इसलिए मेरा सच्चा परामर्श है कि आप कॉलेज के प्रधान पंडित का पद ग्रहण कर लें और उसी माध्यम से अपने उद्देश्य के लिए प्रयत्न करें। मेरा विचार है कि इस प्रकार आप सरकार से भी बहुत कुछ सहयोग
तथा सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपके प्रयत्नों में बड़ी सीमा तक उपयोगी सिद्ध होगी। श्री विद्यासागर को प्रिंसिपल मार्शल के परामर्श में सार तथा सच्चाई मालूम हुई और उन्होंने कॉलेज में प्रधान पंडित का पद स्वीकार कर लिया। सबसे पहला सुधार जो विद्यासागर ने कॉलेज में किया वह यह है कि उसमें सभी जातियों के लड़कों को शिक्षा की सुविधा मिल गई। पहले कॉलेज में किन्हीं विशिष्ट जातियों के लड़कों को ही प्रवेश देने का नियम था। इससे कुछ उच्च जातियों के लड़के ही शिक्षा का लाभ उठा पाते थे। बाकी अन्य जातियों के लड़के अशिक्षित ही रह जाया करते थे। विद्यासागर ने देखा कि इस हानिकारक प्रतिबंध से पूरे समाज में शिक्षा का प्रसार नहीं हो पा रहा है। केवल कुछ विशिष्ट वर्ग के लड़के ही थोड़ी बहुत शिक्षा पा पाते हैं। इस प्रकार के प्रतिबंध से तो न जाने अन्य जातियों के कितने ही प्रतिभाशाली बच्चे अशिक्षित ही रह जाते हैं। उनकी प्रतिभा का न तो विकास हो पाता है और न उसका उपयोग ही समाज के हित में है। विद्यासागर ने अनुभव किया कि इस कॉलेज प्रवेश में इस जातीय तथा वर्गीय प्रतिबंध का उन्मूलन होना बहुत आवश्यक है। यह एक बड़ी क्षति है और इसके कारण देश की स्वतंत्रता प्रगति में बाधा पड़ती है। जब सभी वर्गों और सभी जातियों के बच्चों को समान रूप से पढ़ने का अवसर मिलेगा, तभी देश में शिक्षा प्रसार का उद्देश्य सिद्ध हो सकेगा। केवल किन्हीं एक दो वर्ग के पढ़े और अन्य सारे वर्गों के निरक्षर रहने से किसी समाज को शिक्षित नहीं माना जा सकता। देश और समाज का समुचित विकास तभी हो सकता है जब उसके सभी वर्गों और सभी जातियों के लोगों में शिक्षा का समुचित प्रसार हो। विद्यासागर जी ने कॉलेज से उक्त प्रतिबंध हटवाने का प्रयत्न प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सबसे पहले कॉलेज के शिक्षकों तथा प्रधानों को अपने अभिमत से सहमत किया और उनका बल लेकर सरकार से लिखा पढ़ी शुरू की। सरकार के सहमत हो जाने पर भी जनमत का एक बहुत बड़ा प्रश्न सामने आ गया। श्री विद्यासागर के इस सुधार का उच्च वर्गीय जनता में बड़ा विकट विरोध होना प्रारंभ हो गया, किंतु दृढ़ निश्चयी विद्यासागर इससे विचलित न हुए। वे जानते थे कि सदियों से रूढ़िग्रस्त समाज का यह विरोध स्वाभाविक ही है। साथ ही उन्हें यह भी विश्वास था कि जब कोई प्रयत्न सच्चे मन से किया जाता है तो वह एक न एक दिन सफल अवश्य होता है। जन समूह का पूर्वाग्रह उसे विरोध करने के लिए प्रेरित करता है, पर जब सतत प्रयत्नों द्वारा उन्हें सत्य का प्रकाश मिलने लगता है, तब वह धीरे धीरे सहमत होने लगता है। उनके सामने राजा राम मोहन राय जैसे पूर्व सुधारकों के उदाहरण मौजूद थे, इसलिए उन्होंने विरोध की कोई चिंता न की और अपने पुण्य प्रयत्न में उत्साहपूर्वक लगे रहे। इस कार्य के लिए विद्यासागर ने समाज के प्रबुद्ध वर्ग पर सबसे पहले अपने प्रयत्न प्रारंभ किए और जल्द ही उसे प्रभावित कर सहमत कर लिया। प्रबुद्ध वर्ग के सहमत होते ही जन समुदाय उसका अनुकरण करता हुआ स्वयं सहमत होने लगा और जल्दी ही शिक्षा संस्थाओं से उक्त प्रतिबंध हटा दिया गया। इस सुधार की सफलता के श्रेय स्वरूप समाज में श्री विद्यासागर का न केवल आदर ही बढ़ गया, बल्कि वे महान समाज सुधारकों की श्रेणी में गिने जाने लगे। सरकार में उनका प्रभाव बढ़ गया और शिक्षा प्रसार के क्षेत्र में उनके परामर्शों को मान्यता एवं महत्व दिया जाने लगा। इतना ही नहीं, इस सेवा कार्य के मूल्यांकन रूप विद्यासागर का मासिक वेतन 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया। इन्हीं दिनों इंग्लैंड से जो अंग्रेज भारत में सिविल सर्विस के लिए भेजे जाते थे, उन्हें हिंदी पढ़नी और उसकी परीक्षा पास करनी पड़ती थी और तभी वे उस पद पर नियुक्ति के योग्य समझे जाते थे। जो अंग्रेज इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते थे, उन्हें वापस इंग्लैंड जाना पड़ता था। इन परीक्षाओं के परीक्षक श्री विद्यासागर ही हुआ करते थे। वे हर अंग्रेज की परीक्षा सच्चाई के साथ लिया करते थे।
एक बार उनके कॉलेज में प्रिंसिपल श्री मार्शल साहब ने अंग्रेज परीक्षार्थियों के साथ रियायत बरतने की सिफारिश की। उनका विचार था कि मेरे अधीन काम करने के कारण विद्यासागर उनकी यह सिफारिश अवश्य मान लेंगे और अंग्रेज परीक्षार्थियों के साथ रियायत कर उन्हें पास कर दिया करेंगे। किंतु सिद्धांतनिष्ठ विद्यासागर ने उसके लिए स्पष्ट इनकार करते हुए कहा, जब अयोग्य परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण ही किया जाना है, तब इस प्रकार परीक्षा का प्रतिबंध लगाना ही बेकार है। सरकार को इन्हें सीधे सीधे नियुक्त कर देना चाहिए। मेरे रियायत बरतने से अयोग्य लोग प्रशासन में भर जाएंगे, जिससे न केवल राज्य व्यवस्था में ही गड़बड़ी फैलेगी, प्रत्युत जनता को भी उनका कष्ट भोगना पड़ेगा। मैं इस प्रकार का अन्याय नहीं कर सकता। कर्तव्य की चोरी करने वाले को मैं बहुत बड़ा पापी समझता हूँ। यह तभी हो सकता है जब आप मेरे स्थान पर किसी सिद्धांतहीन व्यक्ति को नियुक्त करा दें। जब तक मैं इस उत्तरदायित्व में हूँ, तब तक अन्याय संभव नहीं। मार्शल साहब विद्यासागर का खरा और स्पष्ट उत्तर सुनकर चुप हो गए और फिर कभी भी उनके सामने इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं रखा। निर्भीक उत्तरदायी व्यक्ति किसी भी स्थिति की शंका से अपने कर्तव्य की विडंबना नहीं करते। ऐसे ही आदरणीय एवं दृढ़ मनः व्यक्तियों से समाज की उन्नति तथा मनुष्यता का मूल्यवर्धन होता है। संस्कृत का अखंड ज्ञान होते हुए भी श्री विद्यासागर की अंग्रेजी के काम में कुछ अड़चन हुआ करती थी। इसके लिए उन्हें जब तब दूसरों का सहारा लेना पड़ता था। विद्यासागर को यह परावलंबन अच्छा न लगा और उन्होंने अंग्रेजी पढ़ने का निश्चय कर लिया। अंग्रेजी पढ़ने के लिए उन्होंने श्री राज नारायण गुप्त नामक एक अंग्रेजी के जानकार को अध्यापक नियुक्त किया और कुछ ही समय में अंग्रेजी पर अधिकार कर लिया। इसके साथ ही वे बहुत से लोगों को निःशुल्क संस्कृत की शिक्षा दिया करते थे। उनके संस्कृत शिष्यों में से एक श्री राजकृष्ण बाबू भी थे। वे एक वृद्ध व्यक्ति थे। उनको संस्कृत के प्राचीन व्याकरणों से पढ़ने में कठिनाई होती थी। विद्यासागर ने सोचा कि जिस प्रकार संस्कृत के प्राचीन व्याकरण इनको कठिन पड़ते हैं, उसी प्रकार किसी को भी कठिन पड़ सकते हैं और संभव है कि व्याकरण की जटिलता के कारण लोग संस्कृत पढ़ने की ओर अधिक उन्मुख नहीं होते हैं। अस्तु, उन्होंने संस्कृत के एक सरल तथा नवीन शैली के व्याकरण की आवश्यकता अनुभव की और उसे तैयार करने में लग गए। इसके लिए उन्होंने संस्कृत के सारे उपलब्ध व्याकरणों का अध्ययन मनन किया। पाश्चात्यों द्वारा अंग्रेजी में लिखे संस्कृत व्याकरणों को भी पढ़ा। इस प्रकार एक वर्ष के घोर परिश्रम के बाद उन्होंने उपक्रमणिका नाम से संस्कृत का एक सरल सुबोध तथा नवीन शैली का एक व्याकरण लिख डाला। विद्यासागर द्वारा लिखा व्याकरण इतना लोकप्रिय हुआ कि वह संस्कृत के पाठ्यक्रम में स्वीकृत किया गया। उनके इन कामों में न जाने कितने लोगों को संस्कृत पढ़ने के लिए प्रवृत्त कर दिया। आज भी बंगाल में विद्यासागर निर्मित उपक्रमणिका लोगों को सरलता पूर्वक संस्कृत सीखने में सहायक बनी हुई है। जिन दिनों श्री विद्यासागर की ये योग्यतापूर्ण सेवाएं चल रही थी, उन्हीं दिनों नए गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज का निरीक्षण करने आए। सबके साथ विद्यासागर का भी परिचय उनसे कराया गया। थोड़ी देर की बातचीत से ही लॉर्ड हार्डिंग पर उनकी योग्यता प्रकट हो गई और उन्होंने समझ लिया कि वे बंगाल के एक विशेष व्यक्तित्व तथा समाज सेवा के सक्रिय कार्यकर्ता के गुण रखने वाले प्रमुख विद्वान हैं। जहां अन्य सारे लोग गवर्नर जनरल की जी हुजूरी में लगे हाँ में हाँ मिला रहे थे, वहां विद्यासागर ने अपनी निर्भीकता का परिचय देते हुए सरकार की इस नीति की कड़ी आलोचना की कि संस्कृत कॉलेज के पढ़े विद्यार्थियों को सरकार की ओर से कोई महत्व नहीं दिया जाता। इसलिए भारतीय लोग अपनी प्राचीन तथा महान भाषा की ओर से उदासीन होते जा रहे हैं, जिससे कि उनकी सभ्यता तथा संस्कृति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।
सरकार को संस्कृत पढ़े व्यक्तियों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और उन्हें वही मान्यता प्रदान की जानी चाहिए जो मान्यता अन्य कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को प्रदान की जाती है। लॉर्ड हार्डिंग विद्यासागर की यह निर्भीक तथा निश्चल देशभक्ति देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्हें कोई ऐसी योजना देने के लिए कहा जिससे संस्कृत कॉलेज के शिक्षा प्राप्त तरुणों का मूल्यांकन किया जा सके। विद्यासागर तुरंत इस सत्कार्य में संलग्न हो गए और 5-6 महीने के घोर परिश्रम के बाद 101 बंगला स्कूल खोले जाने की सांगोपांग योजना लॉर्ड हार्डिंग को दी, जिसमें यह नियम रखा कि इन नवारंभ स्कूलों में संस्कृत कॉलेज के पढ़े व्यक्ति ही शिक्षक के स्थानों पर नियुक्त किए जाएं। योजना की पूर्णता तथा व्यावहारिकता देखकर लॉर्ड हार्डिंग इतने प्रभावित तथा प्रसन्न हुए कि उन्होंने बिना किसी संशोधन के उनकी उस योजना को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया और उसको कार्यान्वित करने का भार विद्यासागर को ही सौंप दिया। श्री विद्यासागर ने वह महान तथा महत्वपूर्ण सेवा का भार खुशी खुशी अपने कंधों पर लिया और उसे पूरा करने में तत्परता पूर्वक लग गए। अनेक लोगों ने लॉर्ड हार्डिंग की ओर से उतना बड़ा कार्यभार अपने कंधों पर ले लेने पर भय दिखाते हुए कहा, विद्यासागर जी, आप कॉलेज में पढ़ाते हुए भी इतना बड़ा काम किस प्रकार पूरा कर सकते हैं? आपको यह काम अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए था। यदि आप इसे सफलतापूर्वक पूरा न कर सके अथवा कहीं भूल अथवा त्रुटि हो गई तो लॉर्ड साहब का कोप भाजन तो बनना ही पड़ेगा, साथ ही लोकापवाद का भी भागी बनना पड़ेगा। आपको यह उत्तरदायित्व लेने से पूर्व इन सब बातों पर अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए था। अच्छा होता कि आप सब झंझट में पड़ने के बजाय लॉर्ड साहब की प्रसन्नता का लाभ कोई ऊंचा पद पाने में उठाते। जीवन में तरक्की करने का एक बहुत बड़ा अवसर आपने अपने हाथ से खो दिया। श्री विद्यासागर ने उनकी बातें बड़ी सहिष्णुता से सुनी और कहा, इस प्रकार के असहाय तथा भय से अभिभूत लोग समाज की कोई बड़ी सेवा तो दूर, एक छोटी सी सेवा भी नहीं कर सकते। संसार में एक से एक महान कार्य हुए हैं और हो रहे हैं, उन सबको मनुष्य ही तो करते हैं। जब कोई अन्य व्यक्ति किसी महान उत्तरदायित्व को पूरा कर सकता है, तब मैं क्यों नहीं कर सकता? यह बात मेरी समझ में किसी प्रकार भी नहीं आती। कोई महान कार्य भार वहन करने के लिए जिस परिश्रम, संलग्नता तथा आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, उसकी कमी को मैं अपने में अनुभव नहीं करता। मनुष्य में निहित अव्यय शक्तियों के प्रति मेरी पूरी निष्ठा तथा विश्वास है और अपने में इस बात का पूरा साहस पा रहा हूं कि मैं अपनी दी हुई 101 स्कूल की योजना को सफलतापूर्वक पूरा कर सकूंगा। परिणाम तथा सत्य से परान्मुख रहने वाले व्यक्ति ही किसी उत्तरदायित्व से भयभीत होते हैं। मुझे उससे भयभीत होने की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं है। सच्चाई तथा निस्वार्थ भाव से जब मैं अपना कर्तव्य पालन करूंगा, तब कोई कारण नहीं कि मैं उसमें सफल न होऊं। मैं अपने इस जन सेवा के कार्य में अवश्य सफल होऊंगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। लॉर्ड साहब की प्रसन्नता का लाभ किसी ऊंचे पद के रूप में उठाने की बात कहने से पूर्व आपको उस अदना से अंग्रेज सर थॉमस रो को याद कर लेना चाहिए था, जिससे भारत सम्राट जहांगीर की प्रसन्नता का लाभ अपने स्वार्थ के लिए न उठाकर उसका उपयोग अपने देश तथा राष्ट्र के हित में किया था। जब जहांगीर ने उससे मनचाहा पुरस्कार मांगने को कहा था, तब वह करोड़ों का धन, बड़ी सी जागीर, दरबार की मुशाहवी तथा सेना में पंच हजारी आदि का कोई भी बड़े से बड़ा पद मांग सकता था, किंतु उस स्वनाम धन्य सर थॉमस रो ने देश हित के सम्मुख अपने स्वार्थ को तिनके के समान तुच्छ समझा और अपनी जाति के लिए भारत में व्यापार की सुविधा तथा चुंगी की माफी मांगी। उस निर्लोभ राष्ट्रभक्त का वह त्याग ही
आज भारत में अंग्रेजी राज्य के रूप में फलीभूत हुआ है। ऐसे निस्वार्थ तथा निर्लोभ समाज हितैषी जिस देश में होते रहेंगे, वह देश, वह राष्ट्र, वह समाज इसी प्रकार उन्नति के शिखर पर आसीन रहेगा। सर थॉमस रो अपने लिए अतुल वैभव मांगकर भी एक दिन साधारण जनों की भांति सब कुछ छोड़कर मिट्टी में मिल जाता, और त्याग के कारण वह अपने जिस यश को छोड़कर अमर हुआ है, वह न हो पाता। मनुष्य की महानता इसी में है कि वह अपने स्वार्थ की तुलना में सामाजिक हित को आगे रखे और अपनी योग्यता, प्रभाव तथा अवसरों को उसी की उन्नति तथा विकास में यापन करे। मैं उस लॉर्ड साहब की प्रसन्नता को किसी उच्च पद के रूप में मुद्रित कर सकता था, किंतु आज समाज के हित में उसका उपयोग कर जो प्रसन्नता तथा सुख मुझे प्राप्त हो रहा है, वह स्वार्थपूर्ण किसी भी पद में प्राप्त न होता। लोगों ने विद्यासागर के विचार सुने और उनकी महानता को समझा। साथ ही विद्यासागर ने सबसे प्रार्थना की कि उक्त कार्य में उनकी जो सेवाएं काम आ सकें, उन्हें लेने में जरा भी संकोच न करें।